हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द आइडियल स्टडी पर। तो आज हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 11 बल तथा दाव। यहाँ से देखते हैं। प्राय हम कहते हैं कि जब किसी वस्तु को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं तो उस पर बल लगाया जाता है। बल क्या है, जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है, इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, इसमें अपने टोटल 7 पॉइंट हैं। नंबर 1, बल अपकर्षण या अविकर्षण, बल अन्योन्य क्रिया के कार्य लगते हैं। पॉइंट नंबर 3, बलों की खोजबीन। पॉइंट नंबर 4, बल वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। पॉइंट नंबर 5, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। पॉइंट नंबर 6, संपर्क बल। पॉइंट नंबर 7, असंपर्क बल। इसके बाद अपने दाव शुरू हो जाएगा, वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो जो अपना पहला पॉइंट हमारा कि बल अपकर्षण या अविकर्षण, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। क्या इन शब्दों की जगह या एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए ज्ञात करें। आप ये चित्र देख सकते हैं ठीक प्रकार से। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को खींचना या धक्का देना अथवा दोनों ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है? खींचने के लिए शब्द प्रयोग है अभिकर्षण, धक्का देने के लिए अपकर्षण। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को किसी गति में लाने के लिए उसे धक्का देना अपकर्षण या खींचना अभिकर्षण करना पड़ता है? तो हमारी बल की परिभाषा निकल के आई। विज्ञान में किसी वस्तु को लगने वाले धक्के या अपकर्षण अथवा खिंचाव अभिकर्षण को क्या कहते हैं? बल। अतः हम कहते हैं कि वस्तु को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। जब वस्तु में गति होगी उसका कारण क्या होगा? बल। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। पहली कुछ कह रही है, मैंने कक्षा 7 में पढ़ा है कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या यह आकर्षण भी एक खिंचाव यानी अभिकर्षण है? किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या खिंचाव अभिकर्षण या धक्का देना अपकर्षण है? तो आगे हम इसे देखेंगे, आगे संपर्क बल और संपर्क बल में ये चीज़ें आएंगी। तो अपना अगला पॉइंट है, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं। यानी अन्योन्य क्रिया क्या होती हैं? अन्योन्य क्रियाएं वो हैं जो दो वस्तुओं के बीच क्रिया होती है। मान लीजिए कोई आदमी स्थिर कार के पीछे खड़ा है, क्या उसकी उपस्थिति के कारण कार गति में आएगी? मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अर्थात इस पर बल लगाता है। कार पर लगाए गए बल की दिशा में गति करना प्रारंभ करती है। ध्यान दीजिए, चित्र देख सकते हैं आप 10.2 में, वो व्यक्ति वैसे ही खड़ा है तो कार कहीं नहीं गति कर रही है। जैसे ही वो धक्का देना प्रारंभ करता है तो जो कार है वो आगे और गति करने लगती है। कार को गति देने के लिए आदमी को इसे धक्का लगाते रहना होगा। जब तक वो धक्का लगाएगा वो कार गति करती रहेगी। चित्र आप नीचे वाला चित्र देख सकते हैं, कौन कैसे धकेल रहा है। दोनों सहेलियाँ आपस में 3 स्थितियाँ दर्शाते हैं जिन्हें संभवतः आप परिचित होंगे। क्या आप बता सकते हैं कि इन स्थितियों में कौन खींच रहा है या कौन धक्का दे रहा है? दोनों लड़कियां एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि चित्र बी में लड़कियां का युग्म एक दूसरे को खींचने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार चित्र में गाय तथा आदमी दोनों एक दूसरे को खींचते प्रतीत होते हैं। यहाँ पर दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही हैं। यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? बिल्कुल, एक दूसरे को क्या लगा रहे हैं? बल। इन उदाहरणों में हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में अन्योन्य क्रिया होनी आवश्यक है। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उसके बीच बल लगता है, यानी वस्तुओं पर बल लगने के लिए दो चीज़ें आवश्यक हैं। अगला अपना पॉइंट है, बलों की खोजबीन। क्या आपने कभी रस्साकसी का खेल देखा है? इस खेल में दो टोलियाँ एक रस्से की विपरीत दिशा में खींचती हैं। दोनों टोलियों के सदस्य रस्से को अपनी दिशा में खींचने का प्रयत्न करते हैं। कभी कभी रस्सा बिल्कुल नहीं खिसकता। चित्र आप देख सकते हैं, चित्र में देखेंगे आप। दो टोली अधिक जोर से खींचती है, अर्थात अधिक बल लगाती है, अंत में वही विजयी होती है। यानी जिसका बल ज़्यादा होता है वही विजयी होती है। ये दो उदाहरण आपके बारे में, अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। स्मरण कीजिए कि अगला 10.2 जब आप अपने मित्र के साथ भारी संदूक को एक ही दिशा में धक्का देते हैं तो क्या होता है? बस वो संदूक आसानी से खिसक जाती है। दूसरा अपना पॉइंट है, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। भारी संदूक के जब आप एक दूसरे को धक्का देंगे तो उसके जो नेट बल होगा, यानी जिस तरफ बल ज़्यादा हो जाएगा वो संदूक उसी तरफ खिसक जाएगी। स्मरण कीजिए कि रस्साकसी खेल में जब दोनों टोलियां रस्से पर बल बराबर लगाकर खींचती हैं तो रस्सा किसी भी दिशा में नहीं जाता। जब दोनों तरफ से बल की मात्रा समान होती है तो जो रस्से की दिशा वो कहीं नहीं होती, वो गति की अवस्था शून्य रहती है। इस प्रकार हमने सीखा कि एक बल दूसरे बल से बड़ा या छोटा हो सकता है। बल की प्रबलता प्राय इसके परिणाम से मापी जाती है। जिस तरफ परिणाम ज़्यादा होगा उसकी तरफ बल अधिक होगा। बल के बारे में बताते समय हमें उस दिशा का उल्लेख करना आवश्यक है जिसमें बल कार्य करता है। यदि यह भी याद रखिए, यदि लगाए गए बल की दिशा या परिणाम में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। पहले कुछ कह रही है, देखिए क्या इसका अर्थ है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल बराबर है तो उस लगने वाला नेट बल शून्य होगा? बिल्कुल, उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा, अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा।
सामान्य रूप से किसी वस्तु पर एक या अधिक बल लग सकते हैं, यद्यपि वस्तु का इस प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। अब अपना अगला पॉइंट है वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन। पहले आप ये बात देख लेते हैं गति की अवस्था क्या होती है। गति की अवस्था का मतलब वस्तु की जो स्थिति है, जैसे अगर वस्तु गति कर रही है तो वो गतिशील अवस्था में, अगर वो रुकी हुई है तो उसकी अवस्था क्या है, विराम अवस्था, यानी गति की अवस्था क्या है, विराम अवस्था। तो यही क्या है अपनी गति की अवस्था। तो जो वस्तु का बल है वो गति की अवस्था में क्या करता है, परिवर्तन करता है। आइए अब ज्ञात करें कि जब किसी वस्तु पर लगाया गया बल लगाता है तो क्या होता है। आप इसी प्रकार अन्य स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेनल्टी के लगते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी, अतः इसकी चाल शून्य थी। लगाए गए बल गेंद पर लगाए गए बल गेंद की गोल की ओर गति प्रदान करता है। मान लीजिए गोल बचाने के लिए गेंद पर झपटता है या उछलता है। इस क्रिया द्वारा गोली गतिशील गेंद पर बल लगाने का प्रयत्न करता है। उसके द्वारा लगाया गया बल गेंद को रोक सकता है या विक्षेपित कर सकता है, यानी या तो उसे रोक लेगा, यानी उसकी जो गति है उसे शून्य कर देगा, या फिर दूसरी दिशा में परिवर्तित कर देगा, दिशा बदल देगा। यदि गोली गेंद को रोकने में सफल हो जाता है तो इसकी चाल क्या हो जाती है, शून्य चाल हो जाएगी अगर वो रोक देगा। ये परीक्षण सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल बदल जाती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है, ये भी पॉइंट याद रखें, अगर उसकी दिशा में है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। यदि वस्तु की गति की दिशा के विपरीत है तो वस्तु की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसा कि आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, जब टायर चलाते हैं तो उसकी दिशा में जब हम मारते जाते हैं तो उसकी गति बढ़ती चली जाती है। वहीं अगर हमें रोकना हो तो उसके विपरीत दिशा से अगर हम बल लाएंगे तो वो गति धीमी हो जाती है। पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या बल लगने से केवल वस्तु की चाल में ही परिवर्तन आएंगे? नहीं, अभी और देखते हैं। अब कुछ और उदाहरणों से विचार कीजिए। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल चलने के लिए गतिशील गेंद को धकेलकर अपनी टीम के साथियों को पहुंचा देते हैं। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान की दूसरी ओर पहुंचा देते हैं। क्रिकेट के बल्ले से गेंद पर बल लगाकर वह शॉट खेलते हैं। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में परिवर्तन होता है? बिल्कुल। इन सभी उदाहरणों से बल लगने का कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा में बदल जाती है। क्या आप इस प्रकार कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करेंगे? ठीक है। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में ही होने वाले परिवर्तन को उसकी गति की अवस्था में क्या कहते हैं, परिवर्तन। यानी गति की अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, उसकी गतिशील जो अवस्था है या तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाए या फिर उसकी चाल बदल जाए, द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। ये लोग अलग डिब्बा देखेंगे। गति की अवस्था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, गति की अवस्था क्या होती है। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसकी चाल अथवा गति की दिशा से किया जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील अवस्था में हो सकती है, दोनों ही गति के हैं, दोनों ही गति की अवस्था है। अब इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या इसका अर्थ है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? नहीं। ये अभी देखते नीचे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यह हमारा सामान्य अनुभव है कि अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए एक भारी संदूक पर आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति ना करे। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को ढकने का प्रयास करें तो उस पर आपका बल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे सकता। तो इसमें जो गति की अवस्था में क्या नहीं आया, परिवर्तन नहीं आया। अपना अगला पॉइंट है बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन। ये नीचे का चार्ट है, इसे भर लेंगे तो इसमें जब देखिए ये आटा उतरी है तो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, आकृति में परिवर्तन होगा। जब ये सीट पर बैठा है तो सीट की जो स्प्रिंग वो नीचे की साइड जाएगी, यानी दिशा में गति की अवस्था में परिवर्तन है, और आकृति में परिवर्तन हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसमें आप रबड़ देख सकते हैं, रबड़ की जो गति है वो नीचे साइड होगी, उसकी जो आकृति है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। या फोटा के ऊपर जो उसने बीच में कुछ भारी चीज़ रखी हुई है तो आप इसके लिए जो दिशा है वो नीचे, यानी गति की अवस्था में परिवर्तन है और आकृति में भी परिवर्तन है। जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रखते हैं तो वो दब जाता है, तो क्या होता है, दब जाता है। जब होते हुए आटे की बेल पर चपाती बेलते हैं तो उसकी आकृति में क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज़ पर रखी रबड़ की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है। इसी प्रकार उदाहरणों को आप देख सकते हैं। यानी अब कंक्लूजन क्या है इसका, किसी वस्तु पर बल लगने से उसकी आकृति में ही परिवर्तन हो सकता है। यानी अभी तो हमने गति की अवस्था में परिवर्तन देखा, तो बल द्वारा वस्तु की आकृति में ही परिवर्तन किया जा सकता है। अब ये पूरा बल के बारे में। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में ला सकता है, बल। गतिशील वस्तु को चाल में परिवर्तन कर सकता है, बल। गतिशील वस्तु को दिशा में परिवर्तन कर सकता है, बल। वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। इसमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, कौन? बल। यह इसमें रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इसमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल के उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः कोई भी वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा में परिवर्तन नहीं हो सकता, अपने आप ही आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। इसके बाद अपना अगला पॉइंट है संपर्क बल। संपर्क बल यानी ऐसा बल जो टच करके लगाया जाए, यानी स्पर्श द्वारा जो बल लगता है वही है संपर्क बल। तो इसमें आपने दो बल पढ़ेंगे, एक तो पेशीय बल और घर्षण बल। कौन सा बल? पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल पहला पॉइंट देखते हैं। क्या आप मेज़ पर रखी हुई पुस्तक को बगैर छुए ढकेले उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की बाल्टी उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु को, जैसे कि विद्यालय के बस्ते को ढकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं, तो वहाँ
बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे, अब ये डेफिनेशन हो जाएगी। बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया फलस्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। अब ऊपर वाला भी पॉइंट छोड़ दिया, इसे देखते हैं। पशु भी अपनी शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे, ऊँट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्यों को करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। आप पढ़ सकते हैं, पेशीय बल ही हमें अपनी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर अथवा गति अथवा मुड़ना भी सम्मिलित है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल की आगे की ओर ढकेला जाता है। क्या इस प्रक्रिया में पेशीय बल कार्य करता है? बिल्कुल। आप यह भी जानते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में वायु अंदर लेते हैं तथा बाहर निकालते हैं, फेफड़े फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियाँ किसी वस्तु के संपर्क में हो। इसलिए इसे क्या कहते हैं? संपर्क बल भी कहते हैं। अगला अपना बल है घर्षण बल। आपने कुछ अनुभवों स्मरण कीजिए। फर्श पर ढुकने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। इसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी खेमा बंद, इन सभी स्थितियों में वस्तुओं पर बल लगता है, रुक जाती है, प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में विरामावस्था में आ जाती है। इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इस प्रकार कोई बल लगा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा है? तो चलिए देखें। इन सभी उदाहरणों में वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण क्या है? घर्षण बल है। फर्श पर गेंद की सतहों के बीच लगने वाला बल ही गतिशील गेंद को विरामावस्था में लाता है। इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतह के बीच घर्षण बल खेना बंद कर देने पर नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इनकी दिशा सदैव गति की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। जो इस बल की, घर्षण बल की जो दिशा है वो हमेशा गति की दिशा के विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच स्पर्श के कारण होता है। इसीलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है और इसके बारे में हम पार्ट 12 में पढ़ेंगे। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो सकता है? नहीं। तो अगला अपना पॉइंट है असंपर्क बल। असंपर्क बल में कौन सा है? चुंबकीय बल। आप बेलनों पर रखा चुंबक एक दूसरे के समीप लाने पर गति करने लगता है। क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा गति करता है? ये परीक्षण क्या सुझाते हैं? इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच बल अवस्था अवश्य ही कार्य करता है। कक्षा 7 में हमने पढ़ा है, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचना या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है। इन चुंबक एक दूसरे पर बगैर संपर्क में आए बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया यही बल क्या कहलाता है? असंपर्क बल। इसी प्रकार चुंबक किसी लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींचना असंपर्क बल है। अगला अपना बल है स्थिर वैद्युत बल। कागज की शीट से रगड़ा जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेशित उपार्जित करने लगता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है। आवेशित, अब ये आप डेफिनेशन है इसकी, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल कार्य करता है। इसीलिए स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। इसके बारे में हम अध्याय 15 में पढ़ेंगे। ठीक है। अगला अपना बल है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अगल अलग होने के पश्चात पत्तियां, फल भी धरती की ओर गिरते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्का आपके हाथ से पकड़ा हुआ है तो यह विरामावस्था में, जैसे ही इसे छोड़ा जाता है तो यह नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? गति की अवस्था में। यह बल कौन सा है? वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गति करती हैं क्योंकि यह अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षक बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता है। जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं तो पानी नीचे की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियां में पानी नीचे की ओर बहता है। अब ये इंपॉर्टेंट डिब्बा, गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं, वास्तव में विश्व की सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हो या बड़ी, एक दूसरे पर बल लगाती हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।